डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना दे। इसी समय से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे समाज शिक्षा के नाम से पुकारा गया। 1949 में मैसूर में संपन्न ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा के यूनेस्को सेमिनार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने समाज शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा था, समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य है पूर्ण मानव की शिक्षा। यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके। यह उसको बताएगी कि वह अपने आप का वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे एवं जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है उसका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार करे। इसका अभिप्राय उसे उत्तम कला कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देना भी है जिससे हमारा ग्रस्त जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके। इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति तथा प्रगति में योगदान करें। प्रोफेसर कबीर ने समाज शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समेक्य की उन्नति करना है। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयत्न करती है। अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना सार्थक हुआ है। आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित्य परिचय प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेख में डॉक्टर चौबे ने प्रारंभ में ही लिखा है, जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी यही ग्रस्तता आज हमारे समाज में हमारे क्रियाकलापों के विविध अंगों में परिलक्षित हो रही है। जब तक हम इस ग्रस्तता से मुक्त ना होंगे
तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा। इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है। जब तक हम इस प्रयास में सफल नहीं होते, तब तक हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था खोखली रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास प्रारंभ हो गया था, जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य जारी है। महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती हैं। महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और 1/3 महिलाएं घरों में काम करती हैं। प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं तथा उनमें अधिकतर पशुपालन, दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही हैं। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं, जो अपने घरों में झुग्गियों के भीतर बैठकर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती हैं, सुबह उठकर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती हैं। इन्हें नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की कामगार सेवा संस्था ने खींचा। इसी संस्था ने पहले बुनकरों, कपड़ा, बीड़ी तथा वांस उद्योग में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी की फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके। यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। समय समय पर इसके उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में और ना ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शिथिलता आने दी। आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।